हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने इनऑर्गेनिक के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आप चेक कर लेना एक बार। आज का जो टॉपिक है वो नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नेशनल टेस्ट अभ्यास जो उन्होंने ऐप लॉन्च किया था उससे हम पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो पेपर है ये नीट वालों का पेपर है, ठीक है। जेई का कल मैंने अपलोड किया था, वो वहां से चेक कर लें। जब मैं पेपर डिस्कस कर लूंगा उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा कि पेपर इजी था, डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे, एनसीईआरटी लेवल था या उससे ऊपर था। और लास्ट में तुम्हें मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अभी 50 डेज हैं, हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो यार देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो यह है एनटीए टेस्ट पेपर 2। क्वेश्चन का ऑर्डर मत देखना, क्वेश्चन का ऑर्डर क्योंकि वो रैंडम है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे लिए। विच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहा है एसिटिक एसिड से तुम्हें बनाना है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, ये तो बहुत इजी रिएक्शन है। हमने पढ़ा था HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन जो होता है वो क्या कराता है? अल्फा हेलोजिनेशन। तो ये अल्फा हेलोजिनेशन के बारे में ही तो पूछा है तुमसे। ये तुमसे क्या पूछा है? अल्फा हेलोजिनेशन के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेलबोला। बहुत इजी क्वेश्चन था, हेलबोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर होगा ये, याद रखना, इसको सही से लिख लेना। दिस इज रेसमिक मिक्सचर इंटू DLN एनेंसोमर इज कॉल्ड एज। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ। जिसको ये नहीं पता है वो नोट कर लेगा, वैसे हम देख के बता भी सकते थे। सेपरेशन ऑफ डी एंड एल इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स मर्स फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, ना कि रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन है वो तो फर्जी है देख के, मतलब ये तो क्वेश्चन देख के सॉल्व किया जा सकता था। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? उसमें डी और एल मिक्सचर, जो डी और एल इनएंशियोमर होते हैं वो 50-50% होते हैं। उसको तुम्हें सेपरेट करना है, डी को अलग करना है, एल को अलग करना है। उस मेथड को बोलते हैं हम रेजोल्यूशन। और बाकी देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर रिमूव होता है, तो ये ऑप्शन गया। रेवोल्यूशन तो पता नहीं, रेवोल्यूशन। डिहाइड्रो एलोजिनेशन हटा दो, फर्जी। तो सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुमसे हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द E2 रिएक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। E2 रिएक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, शुड बी एंटी पेरीप्लेनर। ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये देखो हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे बैक साइड में CH3 है, फ्रंट में C2H5 है, बैक साइड में CH3 है और फ्रंट पे तुम्हारा हाइड्रोजन है। अब एंटी पेरीप्लेनर करना है तो इसको तुम्हें रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा? हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पे फ्रंट में था वो बैक पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा C2H5, ये आ जाएगा CH3 फ्रंट पे, ये ब्रोमीन यहाँ से रिलीज होगा, ये CH3 होगा बैक पे और हाइड्रोजन होगा फ्रंट पे। बस कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ से Br रिलीज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये देखो C2H5 आएगा, ये कार्बन होगा, इससे अटैच कार्बन होगा, और यहाँ पे फ्रंट पे CH3 आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बैक में CH3 मान लो और फ्रंट पे H मान लो। तो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है? ट्रांस दिख रहा है मुझे तो। CH3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ट्रांस हो गया। तो पहला बोला है द मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, गलत। इसमें कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा ही नहीं। द मेजर प्रोडक्ट विल बी ट्रांस 3 मिथाइल 2 पेंटीन। अब नंबरिंग करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 1 2 3 4 5। तो पेंट 3 इन तो है ही है। ट्रांस 3 पे कौन सा ग्रुप है? 3 पे मिथाइल है, बिल्कुल है।
और पेंट 2 इन, पेंट 3 इन। एक मिनट यार, बना देते हैं ना, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, सही है। तो ये आ जाएगा द मेजर प्रोडक्ट विल बी ट्रांस 3 मेथाइल 2 पेंटीन। बी आ जाएगा, सिस बनने का कोई चांस नहीं है, हटा दो। द मेजर प्रोडक्ट विल बी 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास पे डिपेंडेंट हो, और इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गई। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो एक ही आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन बहुत ईजी। नेक्स्ट देखो, हाँ, अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट यार, ये क्वेश्चन जो है ये क्या है? अमंग द फॉलोइंग, 1 मिनट, अमंग द फॉलोइंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कुछ। Among the following the narrow spectrum antibiotic is। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है। स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मीन्स इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर, इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम पॉजिटिव, आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ठीक है, जो आइदर ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव हो या ग्राम निगेटिव के लिए। तो इसका आंसर बेटा होगा पेंसिलिन जी, ये तुम्हें याद रखना है, पर है ये इजी, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मेथाइलएमीन मतलब CH3NH2 रिएक्ट्स विथ NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl एक्चुअली में क्या देता है? HNO2। मतलब ये क्या बोल रहा है? कौन सी रिएक्शन बोल रहा है? डाई एजोटाइजेशन करने को बोल रहा है। तो NH2 की रिएक्शन अगर मैं HNO2 से करूंगा तो बताओ क्या होगा? तो ये बन जाएगा N2 प्लस एंड Cl माइनस। और तुम्हें पता है कि दिस इज वेरी अनस्टेबल, तो यहां से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये बन जाएगा CH3OH प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? मेथाइल एल्कोहल। एक ही ऑप्शन मैच करेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेथाइल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट एट 298 केल्विन गिवन इट्स KSP वैल्यू इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? Ag2CrO4। जिसको नहीं पता है उसको ये पता होना चाहिए कि Ag पे +1 चार्ज होता है और क्रोमेट पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा Ag2CrO4। अब Ag2CrO4 जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा 2Ag प्लस CrO4 -2, तो ये 2s और ये s, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4s³। मुझे क्या निकालना है? मुझे s निकालना है, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट KSP डिवाइडेड बाई 4 1/3, या बाहर 3 लिख दो। तो KSP की वैल्यू कितनी है? 1.1 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻5। तो एक ही आंसर मैच कर रहा है, विच इज फर्स्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होगा तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, तो ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखो CCP स्ट्रक्चर है दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि CCP को हम क्या लिखते हैं? ABC टाइप। तो उसमें क्या है? 3 डिफरेंट टाइप की लेयर होगी। तो पहला तो करेक्ट है, तो मतलब फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्या बोल रहा है? इन CCP स्ट्रक्चर द फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, रिपीटेड। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। इन HCP स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड। गलत बात है कि HCP को हम क्या बोलते हैं? AB टाइप। तो फर्स्ट और फोर्थ सेम नहीं होंगे, तो थर्ड वाला जो है वो गलत है। फोर्थ में क्या बोल रहा है? इन FCC पैकिंग द नेबरिंग फेस सेंटर्ड एटम टच ईच अदर। तो सही बात है, जो नेबरिंग एटम, जो नेबरिंग, ये देखो फेस सेंटर में क्या होगा? ये वाला फेस इस वाले फेस के एटम को क्या करेगा? टच करेगा, और ये वाला फेस का एटम इस वाले एटम को टच करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेबरिंग एटम होते हैं, नेबरिंग
फेस पे जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो फेस के सेंटर पे होगा वो दूसरे नेबरिंग सेंटर पे जो फेस पे जो एटम होगा उसको टच करेगा, तो ऐसे सारे टच करेंगे। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला भी करेक्ट है, और एनटीए की साइड पे इसका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, और एनटीए के ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो वो आंसर गलत है, इसका आंसर है 1, 2 एंड 4 ओनली। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट्स 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं करके बता देता हूँ। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां से सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा? मोल्स ऑफ वाटर निकाल लूंगा। मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? 1000 डिवाइडेड बाई 18 मतलब 55.5, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1। तो तुमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो बस छोटा सा सिंपल सा एक चीज था कि तुम्हें मोल्स निकालने थे वाटर के। तो 1 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 65.5। इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.018। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो यार, इसमें पहला ऑप्शन जो बोला है डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एनर्जीज। तो एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो मेरा क्या है? रॉन्ग है। इसके बाद सारे सही हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन हायर रेजोनेंस एनर्जी, बिल्कुल सही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी सही है। तो ऑब्वियसली एक ही गलत है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, ए इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो मेरे लिए जो इनकरेक्ट है वही तो आंसर होगा, तो ए इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड इज दिस मच, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन बोल दिया है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2। अगर सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन का मतलब सेम करंट पास हो रही है उसके थ्रू, तो इक्विवेलेंट ऑफ O2 को मैं क्या लिखूंगा? मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, इसको भी क्या लिखूंगा? मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब जिसको नहीं पता है उसको पता होना चाहिए कि O2 का एन फैक्टर होता है 4 और H2 का एन फैक्टर होता है 2। जिसको नहीं आता है वो मुझे बताएगा, मैं एन फैक्टर अलग से बता दूंगा, पर यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन का डिस्कशन करें। तो इसके मोल्स निकालो, 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू इसका एन फैक्टर है 4 इज इक्वल टू मोल इंटू इसका एन फैक्टर है 2, 2 से 2 कट हो गया, ये आ गया 2। और मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोल से वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो 2.24 इंटू 22.4 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो ये कट हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.48 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को लिख सकता हूं 4.48 लीटर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोला है, तो पहली चीज तो तुम्हें याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मोर इज द मॉलिक्यूलर वेट, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। और सेकेंड होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुम्हें पता ही है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा होता है। इसका आंसर होगा बेटा फिनॉल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखो कितनी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज NH2np5। द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ, अरे NH2np5 मतलब ग्रुप 17, और ग्रुप 17 का मतलब हैलोजेंस। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, अब तुम्हें पता होना चाहिए, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेगा उसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स is almost same. 5D elements are almost same. ठीक है, ये होता है इसका सिंपल सा। तो इसमें क्या है, जिरकोनियम और हाफनियम, टी जरा हाफ, तो इसमें क्या हो गया, ये 4D हो गया, ये 5D हो, ये 4D हो गया और ये 5D हो गया। तो 4D और 5D एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होगा, ये रेडियस क्या होगा, सेम होगा। बाकी सब इसमें बकवास बातें लिखी हैं, जैसे देखो जिरकोनियम एंड हाइफनियम हैव द सेम रेडियस, ये पॉइंट सही है। जिरकोनियम एंड जिंक हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत। जिरकोनियम एंड इट्रियम हैव द सेम रेडियस, गलत। जिरकोनियम एंड, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन सही है, 4D और 5D वाले का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 ब्रोमाइड, द वेट ऑफ आयरन मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड इज, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आयरन +2 कन्वर्ट्स टू Fe, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो कितने ग्राम, 56 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट होगा एट कैथोड। तो 3 फैराड होगा तो कितना होगा, तो 1 फैराड होगा तो 56/2, और 3 फैराड होगा तो 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 8 28 इंटू 3 इज इक्वल टू 84 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 ग्राम। सिंपल है यार, सिंपल, 30 से 35 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये तो एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फेरस ऑक्साइड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड एज, तो डेंसिटी दे दी है तुम्हें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देन द नंबर ऑफ Fe प्लस एंड आयन प्रेजेंट इन द ईच यूनिट सेल, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू M डिवाइडेड बाई Na इंटू ए क्यूब। डेंसिटी तुम्हारी दी है कितनी, 4, Z तुम्हें फाइंड आउट करना है, मोलर मास Fe, तो 56 प्लस, ठीक है। तो इसके बाद FeO का मोलर मास कितना होता है, FeO का मोलर मास होता है, ये वहां पे वैसे गिवन होना चाहिए था, FeO का मोलर मास होता है 72 हो गया। Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और A की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 5। देखो हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेना है ना, तो A होगा कितना, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब कर लो, 5 इंटू 10⁻8 का क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी 125। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना, इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू Z इंटू 72 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये 125 इंटू 10⁻⁻24, तो ये 24 कट होके यहाँ पे 10⁻⁻1 125, इसको अगर मैं इधर भेजूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻1 और 72 डिवाइडेड बाई 6 कर देता हूँ ना, तो ये तो हो जाएगा 12.5, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 72, तो 12 के ही आसपास ये आएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 12 के आसपास आएगा ये। ठीक है,
तो ये वैल्यू z की अराउंड आ जाएगी 4। अगर ये वैल्यू आएगी 4 के इक्वल तो इसका मतलब क्या होगा, 4 Fe प्लस प्रेजेंट होगा 2 एंड 4 O माइनस 2 प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ, एक मिनट, बोला है द एनर्जी ऑफ the energy of an electron in first Bohr atomic orbital of hydrogen is minus 13.6 eV. The energy value of electron in the first excited state of Li plus 2 is, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। तो अगर यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी 3, तो माइनस 13.6। बोर का एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो Li प्लस 2 इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पर उसके z की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये आ जाएगा 9। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 30.6 ईवी। तो इसका आंसर होगा बी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करना ही नहीं है, बस सही से पॉइंट का मतलब पता हो तो याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है ग्राउंड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2। सिंपल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 2 पार्ट में मैंने क्वेश्चन को लिया है क्योंकि ये पूरा आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखो तुम्हें वैल्यू क्या दी है, तुम्हें दिया है कि सी ग्रेफाइट, ये मैं करके दिखा देता हूँ, ग्रेफाइट को मैं जी लिख रहा हूँ, वो गैस नहीं है, प्लस O2 गैस, चलो पूरा लिख देता हूँ यार कंफ्यूजन हो जाएगी, सॉरी मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और इसका डेल्टा एच का वैल्यू है माइनस 393.5। तो कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, उससे सॉल्व कर लेना। H2 प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस, तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू है माइनस 285.8, माइनस 285.8। और जो लास्ट इक्वेशन है वो है CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स CH4 गैस। तो इसमें फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले थोड़े से अजीब से लगते हैं। मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, तुमसे बोला है कि इसका मुझे वैल्यू बताओ, इसका मुझे वैल्यू बताओ कि सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस, इसके लिए मुझे डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर वाली रिएक्शंस को ऐसे अरेंज करो कि ये आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से देखना, CH4 इस साइड है, ये इसी साइड है, तो इसका मतलब इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस 2H2 है, तो इस पूरी रिएक्शन को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप ध्यान से देखना, अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 कट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2H2O हो जाएगा, ठीक है, और ये 2H2O लिक्विड है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये डेल्टा एच भी क्या होती है, डेल्टा एच इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो, कट हो जाएगा सब, CO2 से CO2 कट हो गया, 2O2 से 2O2 कट हो गया, और H2O से H2O कट हो गया, और मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिव CH4 गैस। तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा, मैंने इक्वेशन को क्या किया है, ऐड किया है, तो इसका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, प्लस 890 माइनस 285.8 इंटू 2 और माइनस 393.5। तुम इसको सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन को सही से अरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद करने जाओगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डाइएजोनियम आयंस। तो पहले डाइएजोनियम आयंस को कंसीडर कर लो, यह है N2+, यहाँ पे है तुम्हारा NMe2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, N2+, और यहाँ पे है NO2, N2+ OCH3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा,
पर हाँ जल्दी क्विकली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। ये हो जाएगा N2+ और CH3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड डाईएजो कपलिंग विथ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज। पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि डाईएजोनियम सॉल्ट्स आर, डाईएजोनियम ये जो आयंस हैं दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल इन कपलिंग रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो NO2 इज -M ग्रुप, NO2 इज -M एंड -I ग्रुप, तो ये इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो रिएक्शन देगा वो देगा सेकेंड। फिर ये है +M, N और OCH3 ये है +M और ये है +H, तो सेकेंड नंबर पे आएगा फोर्थ वाला। तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा सेकेंड, फिर देगा फोर्थ, फिर अब हमें डिसाइड करना है सेकेंड और फर्स्ट में। तो OCH3 का +M और NMe2 में +M किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली NMe2 का +M ज्यादा होगा क्योंकि N इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इसके बाद आएगा सेकेंड, के बाद आएगा तुम्हारा थर्ड, हाँ थर्ड, और फिर लास्ट में आ जाएगा 1। तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसका आंसर है बी, आंसर है बी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतनी फास्ट रिएक्शन करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज 1 × 10⁻²। ध्यान से देखना, 1 × 10⁻² है Kc की वैल्यू एट 298 केल्विन। बिना कुछ किए इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो Kc की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। Kc की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, Kc की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। टेम्परेचर लो करने पे जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा ए। तो सिंपल ली चटेलियर्स प्रिंसिपल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। टेम्परेचर लो किया, Kc की वैल्यू इंक्रीज की, टेम्परेचर लो करने पे Kc की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, लो टेम्परेचर पे, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी एन एंटी कैंसर स्पीशीज। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंटी कैंसर स्पीशीज होता है सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा। और सिस्प्लैटिन क्या होता है, Pt NH3 NH3 Cl Cl, ये सिस फॉर्म में है, ठीक है। इसका ट्रांस भी हम बना सकते हैं पर वो एंटी कैंसरस नहीं होता है, ये देख लो। तो सिस्प्लैटिन इज एंटी कैंसरस एजेंट, इसको हम बोलते हैं सिस्प्लैटिन। तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं आ पाया पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तुम एक बार अपने एनटीए के ऐप में देखना, इसका डी ऑप्शन भी होगा, वो पूरा आ नहीं रहा था स्क्रीनशॉट में, इसलिए मैंने यहीं तक लिया है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर गिव कंपाउंड ए, एंड कंपाउंड ए ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH यील्ड्स कंपाउंड F, देन कंपाउंड F इज। सिंपल है, देखो साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन की ओजोनोलिसिस किया है जिंक H2O की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट स्टेप में तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड OH, यहां से ब्रेक कर देना और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड OH। उसके बाद बेसिक मीडियम में इसको क्या है, साइक्लिक एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। बेसिक मीडियम में इसको हीट कर दो तो क्या होगा, यहां पे बनेगा क्या, लोन पेयर मतलब इनोलेट आयन, और ये इस पे अटैक कर देगा। तो 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बना लो, 5 मेंबर की रिंग बन गई। किस पोजीशन पे, ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5th। तो 5th पे आएगा OH, तो 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा OH H, और फर्स्ट पोजीशन पे आएगा C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हीट किया हूं तो यहां से OH हटेगा और यहां से H हटेगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 मेंबर की रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O,
H। और तुम देख भी सकते हो कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ए ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। द रेशियो अमंग्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 RT/m। फिर बोला है मीन वेलोसिटी, मतलब v एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 RT/πm। फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा। एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब VRMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 RT/m। रेशियो पूछा था, एक ही रेशियो हो सकता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8/π एंड अंडर रूट 3। बी ऑप्शन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 30 ml ऑफ 0 पॉइंट। न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब मैं ये लिख सकता हूं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। तो NaOH की नॉर्मेलिटी दी है 0.2, वॉल्यूम दिया है 30 ml, और यहाँ पे मोलैरिटी दी है, तो मोलैरिटी को अगर निकालना है, तो जिसको नहीं पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा 2, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम, तो ये 0.2 से 0.2 कट हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया 30 ml, तो आंसर आ जाएगा 30 ml, तो आंसर है इसका 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, an azeotropic solution of two liquid has boiling point lower than the either of them when it, तो दोनों से लोअर होने का मतलब होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। समझे मेरी बात? अगर मान लो एक मिक्सचर है ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, और एक कंपोनेंट है बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 380 केल्विन, या 380 ना लेके मान लो 330 ले लो। तो अगर इन दोनों का एक स्पेसिफिक रेशियो बनाऊं, मान लो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, वन ए इज 0.8 मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन है जब 0.2, इस समय पे अगर ये लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इन दोनों से कम होगा। मान लो ये हो जाएगा 310 केल्विन, इसको हम बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये कब पॉसिबल होता है? लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड व्हेन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ टेक्स प्लेस। समझा भी देता हूं इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ सबको पता होगा, मैं बना देता हूं एक बार, जिसको नहीं पता है वो देख ले कि पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऐसा होता है। जैसे मान लो ये P0 A P0 B, ये P0 B है, ये P0 A है, यहाँ पे ये है PA की वैल्यू, ये है PB की वैल्यू। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ग्राफ ऊपर से जाएगा, तो जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, उसी को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें सारे ग्राफ क्या होते थे? ऊपर से जाते थे। इसीलिए जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो हमेशा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप का 95% बाय वॉल्यूम, 95% बाय वॉल्यूम C2H5OH सॉल्यूशन। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, ठीक है, और ये लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। एनसीईआरटी में लिखा है, एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 6, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं n+l रूल से। किससे देखते हैं? n+l रूल से। तो अगर मैं बोलूं कि n इज 6, तो 6s, n+l की वैल्यू क्या होगी? n+l की वैल्यू होगी 6। उसके बाद n-1d, तो n-1d का मतलब देख लो, n- मतलब 6 - 5d, और ये आएगा 4f, और np का मतलब 6p। अब इसमें n+l की वैल्यू लिखो, n+l की वैल्यू 5 + 2 का मतलब 7,
और इसमें भी n प्लस एल की वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा 6, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और इसमें n प्लस एल की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7. When n plus l is same, when n plus l is same, then more is the value of n, more is the value of n, more is the value of n, more will be energy, more will be energy. तो सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम डालते हैं लोअर एनर्जी लेवल में, तो सबसे कम किसकी है, s की, तो सबसे पहले आएगा ns, फिर आएगा क्या 4f, तो n माइनस 2f, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ये 7 है बट इसका n का वैल्यू 5 है, तो आ जाएगा n माइनस 1d, और लास्ट में आएगा मेरा np. सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स. सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जिसमें कुछ भी दिमाग लगाना हो. ठीक है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड Cl2 आर मिक्स्ड, हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर चेंज आफ्टर द रिएक्शन. देखो H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस. इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितने यहां थे उतने ही यहां पे भी हैं, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा अनचेंज. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तब भी थोड़ा सा जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा. द फाइनल स्टेप फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर पाइराइट इन बेसेमर कन्वर्टर इन्वॉल्व्स द रिएक्शन. तो इसका सिंपल सा रिएक्शन होता है, देखो कि जो Cu2S होता है वो Cu2O से रिएक्ट करके, मतलब ये सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन है. तो जब ये Cu2O से रिएक्ट करता है तो ये कॉपर का फॉर्मेशन करता है और SO2 का, तो ये एक तरह से सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन है. ये होती है बेसेमर कन्वर्टर में. तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन. ये तुम्हें याद रखना होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते. आगे बढ़ते हैं. देखो क्या बोला है स्टेटमेंट 1, फॉर एड्सॉर्प्शन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल हैव निगेटिव वैल्यू. बिल्कुल सही है. एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो डेल्टा जी की वैल्यू तो ऑब्वियसली निगेटिव होगी. डेल्टा एच की वैल्यू क्यों निगेटिव होगी, डेल्टा एच की वैल्यू इसलिए निगेटिव होगी क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव होगी. और डेल्टा एस की वैल्यू क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि जब गैस जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगी तो उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेल्टा एस भी क्या होगा, निगेटिव. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकंड क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट. ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है. अ मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड इथीन in a molar ratio of x into y has an average molecular mass of 20 U. The mean molar mass when they are mixed in the molar ratio of y into x will be. तो देखो इसको मैं एक ट्रिक से तुम्हें करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना. जो एवरेज मोलर मास है उसको बीच में लिखो, एक साइड पे लिखो मेथेन का मोलर मास कितना होता है 16, तो यहां पे लिख लो CH4, और इथीन का C2H2, इथीन है ना C2H4, तो ये हो जाएगा C2 24, ये 28. अब ध्यान से देखना जो ट्रिक बता रहा हूं, इसको इसमें से माइनस करके यहां पे लिखो तो यह आ जाएगा 8, और इसको इसमें से माइनस करके यहां पे लिखो तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4. 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4. अब जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना. ये आ गया 8, मतलब CH4 का रेशियो अगर तुम निकालोगे तो इसको टोटल कर लो, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो यहां पे लिखो 8 डिवाइडेड बाई 12, और यहां पे लिखो 4 डिवाइडेड बाई 12. तो मतलब ये प्रेजेंट होगा 1/3 और ये प्रेजेंट होगा 2/3. समझ गए, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा. अगर इसको तुम सही से देखो तो रेशियो इसका कितना आ जाएगा 2:1. अब ध्यान से देखना क्या बोला है कि रेशियो को चेंज कर दो, रेशियो को चेंज करके तुमसे मोलर मास पूछा है. अब न्यू मोलर मास क्या होगा, देखो न्यू मोलर मास होगा 28 मल्टीप्लाइड बाई, रेशियो को चेंज करना था तो अब 2/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 16 इंटू 1/3. अब इसको सॉल्व करके देखना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 24. ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा
24। ये है थोड़ा सा ट्रिकी मेथड। और एक और तरीका है कि x और y मान के सॉल्व कर लो। क्या कर लो? x और y मान के सॉल्व कर लो। चलो दूसरा मेथड भी बता देता हूं, जल्दी से देख लो। मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूं, तुम दूसरा मेथड भी देख लो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है, तो वही है एवरेज मोलर मास। क्या होता है यार एवरेज मोलर मास? हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एवरेज मोलर मास का मतलब 20 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस प्लस 28 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेना, एक्स बाय और वाई का रेशियो निकाल लेना, और फिर बाद में एक्स और वाई का रेशियो चेंज कर लेना, आंसर निकाल लेना। अब उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से मैंने तुम्हें आंसर बता ही दिया कि इसका आंसर आएगा 24। फिर भी इस मेथड को अप्लाई करके, ये बहुत लंबा मेथड है, इसमें पहले एक्स और वाई के बीच में रेशियो निकालो, फिर से दोबारा उसको मल्टीप्लाई करो, टाइम वेस्ट होगा। तो जो ट्रिक बताई है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है? वो हर जगह फॉलो हो जाती है, वो वेपर प्रेशर पे फॉलो हो जाती है, वो एवरेज एटॉमिक मास पे फॉलो हो जाती है, तो वो हर जगह फॉलो हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? अब 6 हो गया मतलब हेक्स, 4 पे आएगा इन, तो हेक्स 4 इन, और अल हो गया। 2 पे आएगा मिथाइल ग्रुप, 2 पे आ गया मिथाइल ग्रुप, और 3 पे आ गया कीटो ग्रुप। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बहुत ही सिंपल आईयूपीएससी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड गिवन बिलो इज एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर? कोवेलेंट इन नेचर बताने के लिए हमें कौन सा रूल लगाना पड़ता है? फजान्स रूल। फजान्स रूल के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं? जिसकी पोलराइजेबिलिटी इज, पोलराइजिंग पावर इज मोर, पोलराइजिंग पावर इज मोर, तो मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? जब साइज किसका, कैटायन का साइज छोटा हो तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो B+2 का साइज सबसे छोटा होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए। 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 0.1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे एक इन्होंने अच्छा काम किया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देके उल्लू बनाया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देने की कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, देखो। तो सबसे पहले तुम मोलैरिटी निकाल लो, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? 4 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 1 मोलर। एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 मोल, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और NaOH का एन फैक्टर कितना होगा? 1, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1 नॉर्मल। तो यहाँ पे एक्चुअली में उल्लू बनाने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, उसका कोई यूज नहीं है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ X इन एडिशन टू एल्डिहाइड कीटोन्स पेरोक्सीएसिटिल नाइट्राइल। X होता है तुम्हारा ओजोन, तो ये याद रखने वाली चीज है, ओजोन होता है फोटोकेमिकल स्मोक में, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैकेलाइट एंड पॉलीथीन आर कंसिडर्ड as an example of bakelite is thermosetting plastic and polythene is thermoplastic polymer. Simple question, आगे बढ़ते हैं। Next question, the bond angle of H2S is best described as less than H2S but not less than 90 degree. Simple question, ये सबको पता होगा कि H2O का बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन H2S, और इसका ग्रेटर देन H2SC, और इसका ऑलमोस्ट इज इक्वल टू H2TE। तो इसका होता है अराउंड 104.5 डिग्री, इसका होता है अराउंड 93 और 94, और इसका होता है अराउंड 92। तो ऑब्वियसली H2S से क्या है? कम है, और डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? और इसमें ड्रैगोज रूल भी फॉलो होता है, तो जिसको ड्रैगोज रूल नहीं पता है वो ये याद रखे, बाकी चीजें बाद में पेपर डिस्कशन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा है जो मुझे अच्छा लगा, और ये मैं इंपॉर्टेंट में बोल रहा हूं क्योंकि इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा एक ट्रिक है। एन आइडियल सोल्यूशन कंटेन 2 वोलेटाइल लिक्विड A एंड B
if mixture contain 1 mole of A and 4 mole of B, then the total pressure of distillate is, यहीं पे गेम था। डिस्टिलेट का मतलब समझ रहे हो, जब तुम इसको मिक्स करोगे, अब ध्यान से समझना इसमें क्या होगा। जब तुमने इसको मिक्स किया, इस पूरे सॉल्यूशन को मिक्स किया, बस एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं, यहां पे A प्रेजेंट है, यहां पे B प्रेजेंट है। A के मोल प्रेजेंट है 1, B के मोल प्रेजेंट है 4, P नॉट A की वैल्यू है 100, P नॉट B की वैल्यू है 200। तो जल्दी में तुम क्या करोगे, तुम तो वेपर प्रेशर निकाल दोगे, पर वेपर प्रेशर इसका पूछा ही नहीं है। वो तो बोला है कि जो इसके वेपर्स बनेंगे A और B के, फिर जब मैं उसको दोबारा से कंडेंसेट करके यहां से जब इसको ले जाऊंगा और कंडेंसेट करके यहां पे ले आऊंगा, तब पूछा है कि यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर बनाओ। तो उसका वेपर प्रेशर निकालने के लिए मुझे पहले इसके वेपर्स का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब YA YB निकालना पड़ेगा। तो इसके लैंग्वेज में गेम था, है तो ये भी क्वेश्चन इजी, पर इसके लैंग्वेज में गेम है थोड़ा सा, ठीक है। तो YA YB कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, YA डिवाइडेड बाई YB इज इक्वल टू P नॉट A XA डिवाइडेड बाई P नॉट B XB। तो बस मल्टीप्लाई करके YA और YB निकाल लो। तो P नॉट A है 100 और मोल फ्रैक्शन है इसका कितना 1/5, तो ये आ जाएगा 20, और डिवाइडेड बाई P नॉट B कितना 200 इंटू XB का मतलब 4/5। तो 5 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 5 20 40, और 40 इंटू 4 मतलब 160। तो इसका रेशियो आया है YA अपॉन YB का रेशियो आया है 20/160। तो अगर YA कोई पूछेगा तो कितना होगा, YA हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 160 प्लस 20, और YB हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 160 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8/9 और ये हो जाएगा 1/9। तो जो YA YB होगा वही यहाँ पे क्या बनेगा X डैश A एंड X डैश B, क्योंकि यही यहाँ से क्या हुआ है, आया है और यहाँ आ गया है। तो ये X डैश A हो जाएगा 1/9 और X डैश B हो जाएगा 8/9, और P नॉट A P नॉट B की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर निकाल लेंगे डिस्टिलेट का। तो बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A X डैश A प्लस P नॉट B X डैश B। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 100 इंटू 1/9 प्लस 200 इंटू 8/9। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, आंसर तुम मैच कर लेना 100, तो ये आ जाएगा अराउंड 188.88 टॉर, ठीक है। सॉल्व करके तुम चेक कर लेना, था इजी क्वेश्चन, बस इसके उस वर्ड में एक छोटा सा गेम था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस। एनायंस कौन बनाते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन्स आर नॉन मेटल, तो यही बनाएंगे एनायंस। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज गुड क्वेश्चन। फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 80 किलो जूल। तो मैं ग्राफ से समझाता हूं। मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तुमको बताया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये है 80 किलो जूल, और बोला है एंड डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। तो ये तुम्हें दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस है 40 किलो जूल, और ये है तुम्हारा 80 किलो जूल। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो ये फॉरवर्ड जो है वो है 80, तो EA बैकवर्ड कितना है, EA बैकवर्ड है 120, EA बैकवर्ड है 120 फर्स्ट केस में। तो दिस इज केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है। केस नंबर में 2 में बोल रहा है अ कैटलिस्ट लोवर्स EAF टू 20 किलो जूल। मतलब केस 2 में जब मैंने यूज कर लिया कैटलिस्ट, तो उस केस में इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो डेल्टा एच तो अभी भी कितना ही होगा 40, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 20। तो अब EA बैकवर्ड कितना हो गया, अब EA बैकवर्ड हो गया 60 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। पूछा है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको अगर मैं 2 मानूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 60, मतलब 2। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, आंसर इज 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। बोला है 50 मोल्स ऑफ H2, 5.2 मोल्स ऑफ दिस, स्टार्टिंग में इसके 0, तो T इज इक्वल टू T पे इसके 0 और T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे। तो पहले हम बना लेते हैं, मान लो 15 माइनस एक्स, 5.2 माइनस एक्स गिव्स 2x, और 2x की वैल्यू हमको कितनी दी है, अटेन इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10 मोल। तो 2x की वैल्यू हमें दी है 10 मोल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 मोल। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 5 मतलब 10, और ये आ जाएगा 5.2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.2। तुमसे पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI इज, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हाँ, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 इंटू I2 की कंसेंट्रेशन। तो HI की कंसेंट्रेशन कितनी है 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 की कितनी है 10 इंटू 0.2, तो मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.2, मतलब 10 से 10 कट, 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50। तो आंसर इज 50। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In some solution, the concentration of H3O plus remains constant even when a small amount of strong acid and strong base are added to them. These solutions are called buffer solution. मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कीन C6H10 प्रोड्यूसिंग दिस ऑन ओजोनोलिसिस इज। तो देखो ना, ये बना रहा है, तो हम बना लेते हैं ना, C2 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 C2, और ये बोल रहा है, ये बन रहा है CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, और हमको जब इससे दोबारा एल्कीन बनाना होता तो इन दोनों से क्या कर देते थे, वाटर निकाल के डबल बॉन्ड बना देते थे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द गैस विच इज रेडली एब्जॉर्ब बाय द एक्टिवेटेड चारकोल। द गैसेज विच आर इजिली लिक्विफिएबल इज इजिली एब्जॉर्ब, तो इसका आंसर होगा SO2। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द टी कंपोजिशन ऑफ, अच्छा इसमें क्या पूछा है, रेट इज इक्वल टू के। तुम पढ़ लेना क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तुमसे के की वैल्यू पूछी है, के की मतलब यूनिट पूछी है। तो बोला है इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स देन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के की यूनिट पूछी है, तो के की यूनिट कैसे निकालूंगा, यूनिट ऑफ रेट, रेट क्या होगा, बार पर मिनट डिवाइडेड बाई, प्रेशर हमेशा किस में लेते हैं, बार, डिवाइडेड बाई 3/2। तो बार को ऊपर भेजोगे तो 1 माइनस, तो ये -3/2, तो बार -1/2 मिनट इनवर्स। ये है रेट कांस्टेंट की यूनिट। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। और यही मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने टोटल कितने 45 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी तुम्हें एनालिसिस बता देता हूँ। 45 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चंस में से मुझे 35 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल ही सिंपल लगे, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड 35 क्वेश्चन एकदम सिंपल है। मतलब 140 तो बेटा किसी भी हाल में आना ही आना है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस जो थे, 5 to 7 क्वेश्चंस, वो मुझे लगे थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे, बिल्कुल ही सिंपल है। इंटरमीडिएट मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बस इतना ही है। और लास्ट के जो 3 to 5 क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा टफ बोल लो तुम, पर तुम्हारे पास फिर भी 40 to 42 क्वेश्चन तो तुम्हारे सिंपल ही रेंज में आ रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से अगर तुम नीट के पेपर में टारगेट कर रहे हो तो तुम टारगेट करो अराउंड 140 to 170 नंबर्स। ये मेरा है और ये लाया जा सकता है, बहुत इजी काम है केमिस्ट्री में 140 to 170 स्कोर करना। यहां पे टारगेट बनाओ अपना। दूसरी चीज, जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं वो प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, अभी भी टाइम है। कम से कम पॉलीमर, मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लो। पॉलीमर,
बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़ लो, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। बायोमोलिक्यूल्स, और तुम पढ़ लो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री जरूर पढ़ लो। मेटलर्जी पढ़ लो, मेटलर्जी पढ़ लो। और तुम पढ़ लो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ समझ गए हो तुम, देख लेना। और एक चैप्टर और है एनवायरमेंटल वाला, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो भी पढ़ लेना, नहीं तो बाद में आके रोगे 7-8 क्वेश्चन यहां से इधर उधर हो जाएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो तुम समझ जाओगे। बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है नीट का, जेई से एक लेवल नीचे ही है। ठीक है, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, ये मैं तुम्हें अभी से बता सकता हूं। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई की है वो नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिशिएशन। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए एनालिसिस वाले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।